पहलगाम आतंकी हमले को 3 दिन बीत चुके हैं। तलाशी अभियान जारी है। 2 संदिग्ध आतंकियों का घर खाक हो चुका है। बौखलाए पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलियां दागी, जो भारत की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जवाब केंद्र सरकार ने भी दिया, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर दाखिल याचिकाओं पर। जवाब छत्तीसगढ़ में भी दिया जा रहा है, जहां 7,000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों के सबसे खतरनाक बटालियन को घेर लिया है। बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है तो उस फटकार की भी होगी जो राहुल गांधी को आज सावरकर पर टिप्पणी को लेकर लगाई गई है। इन सब खबरों पर विस्तार से बात करेंगे खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। इस एपिसोड में हम 4 खबरों पर बात करेंगे। पहलगाम पर आज जो कुछ हुआ उसके बारे में बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ से आ रही खबरों के बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत पहलगाम से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक हुई 24 अप्रैल को दिल्ली में। सरकार की ओर से अब तक के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई, जो एक्शन लिए गए उनके बारे में बताया गया। आतंक के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर सभी दल एकजुट दिखे। सभी दलों की ओर से भरोसा दिया गया कि पहलगाम के जिम्मेदार आतंकियों के समूल नाश के लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़े उठाना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष सब साथ हैं। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोज है जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया, और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। आपने सुना, चूक हुई है। सरकार ने ये बात मानी कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। अब सवाल उठा कि ये चूक हुई कैसे। जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ, जहां हजारों सैलानियों की भीड़ थी, वहां एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, क्योंकि ऑफिशियल्स को इस बात की भनक ही नहीं थी। विपक्षी नेताओं की ओर से आए बयानों की माने तो सरकार की ओर से यही तर्क दिया गया है सर्वदलीय बैठक में कि वो जगह पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई थी। ये कब खुला? अगर बंद था तो किसने खोलने का आदेश दिया? पर्यटक वहां पर कैसे पहुंचे? इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई और लगातार लोग वहां जा रहे थे? इसकी खबर स्थानीय प्रशासन, खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा बलों को कैसे नहीं हुई? ये बड़ा सवाल है। अगर वाकई उस जगह के बारे में जानकारी नहीं थी तो, और अगर जानकारी थी तो ये बहुत ही वाहियात बहाना है। बैठक से बाहर आने के बाद विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए। एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि ये जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो इसमें सुरक्षा की एक बहुत बड़ी खामी सामने आई है, जिसपे हम लोगों ने मांग की है कि इसकी
अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। बैठक के दौरान भी कई दलों ने इंटेलिजेंस और सुरक्षा में हुई चूक पर सवाल पूछा। साथ ही ये भी कि घटनास्थल पर कोई सुरक्षाकर्मी क्यों मौजूद नहीं था। एक बैठक श्रीनगर में भी हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। साथ ही प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे एक्शंस को पूरा समर्थन देने की बात कही गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शांतिपूर्ण पर्यटकों पर यह हमला कश्मीरियत और आइडिया ऑफ इंडिया पर सीधा हमला है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में एकता, शांति और सद्भाव का प्रतीक रहे हैं। We unequivocally condemn in the strongest possible terms the heinous, inhumane attack in Pahalgam that targeted and killed innocent civilians. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society and are a direct assault on the values of Kashmiriyat and the idea of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कश्मीरी छात्रों और अन्य निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की। उन्हें किसी भी तरह की धमकी, उत्पीड़न और भेदभाव से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28 अप्रैल से जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी मांग की थी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने आतंकी हमले में घायल लोगों से मुलाकात की। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। राहुल ने कहा कि आज सारा देश एक साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। कश्मीर के लोग पूर्ण रूप से भारत के साथ हैं। The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी श्रीनगर में हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना प्रमुख ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उनके साथ नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार भी मौजूद थे। जनरल द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जरूरी कदम उठाने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने पर चर्चा हुई। सैन्य अधिकारियों की ओर से सेना प्रमुख को जम्मू कश्मीर में हुए एनकाउंटर्स और सीमा पार से हो रही गोलीबारी के बारे में भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि 24 अप्रैल की रात से ही नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना की ओर से भी फायरिंग का माकूल जवाब दिया गया। इसमें किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। मेजर जनरल GD बख्शी रिटायर्ड ने इसे पाकिस्तान की बौखलाहट बताया है और कहा है कि आसिफ मुनीर पगला गए हैं। जनरल आसिफ मुनीर पगला गए हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में कोई भी आर्मी का जनरल रिटायर नहीं होना चाहता, चाहे उसको इंडिया पाकिस्तान युद्ध क्यों ना करना पड़े। हजारों लोग मर जाएं उसे फिक्र नहीं, उसको तो अपनी नौकरी जो है ऐश महल में बड़ा पसंद आ गया है, रहना ज़्यादा है। उसने 6 दिन पहले एक बड़ी बेवकूफ़ी की एक इडियोटिक स्पीच दी, जिसका कोई सर पैर समझ नहीं आया। साहब, दुनिया भर में उस दर्जे पे, उस ओहदे पे एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री का जो आर्मी चीफ है, जो कि असली रहनुमा है, मैं बाकी सब तो मुखौटे वाले नाटकीय कठपुतलियां हैं, ठीक है। उसने पहले तो इमरान खान को आउट किया, एक इलेक्शन स्टील करी, जैसे कि 1971 में उन्होंने मुजीबुर रहमान को हटा के इलेक्शन स्टील करी थी। उस वक्त उनको कीमत चुकानी पड़ी, आधा देश खो दिया। ये दूसरी स्टोलन इलेक्शन का क्या अंजाम होगा वक्त ही बताएगा। लेकिन इस शख्स ने ही डिक्लेयर्ड सिविलाइजेशनल वॉर अगेंस्ट इंडिया कि हिंदू मुस्लिम, वो तो 7वीं सदी में दुनिया को लेकर जाना चाहता है, ठीक है। और उसके 6 दिन बाद ये जो उकसाऊ भड़काऊ स्पीच थी, बयान था, उसके 6 दिन बाद वो पहलगाम में कत्लो गारत कर दिया साहब।
कोई 28 हमारे बेचारे बेकसूर हिंदुस्तानी, जो वहाँ पे केवल क्या कसूर क्या था साहब कि वो ठंडी हवा खाने गए थे पहलगाम, वहाँ उन्होंने गोलियां खाई। हमारी औरतों का रुंदन सुनकर खून खौल जाता है। भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। उधमपुर और बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने पहलगाम और त्राल में 2 संदिग्ध आतंकियों के घरों को भी जमींदोज कर दिया। आदिल हुसैन थोकर और आसिफ शेख नाम के दोनों संदिग्धों पर लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकियों की मदद करने का आरोप है। आदिल 2018 में पाकिस्तान गया था और वहां पर लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली थी। सुरक्षा बलों की ओर से बताया गया कि आज तलाशी अभियान के दौरान घर में पहले से रखे विस्फोटक में धमाका हुआ, जिससे पूरा घर खाक हो गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे ट्रैप बताया और कहा कि तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के ट्रैप का इस्तेमाल आतंकी करते हैं। ब्रिगेडियर इंदरजीत सिंह चुग रिटायर्ड को सुनिए। वो मिलिटेंट्स हैं जो रेजिस्टेंस फ्रंट हमारे JNK में काम कर रही है और लश्कर तोबा की ये ब्रांच कह लीजिए या उनकी गाइडेंस पे चलते हैं। ये दोनों का शक है कि ये पहलगाम अटैक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने हमारे लोगों को मारा है और ये जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनको गाइड भी करते हैं। तो जो पुलिस है, JNK पुलिस ने कल सर्च ऑपरेशन शुरू किया क्योंकि इनकी फोटो रिलीज हो गई थी कल शाम को। इनके घरों को जाके सर्च करने की कोशिश की। जब ये घरों में गए तो वहाँ कुछ एक्सप्लोसिव पाए गए वो घर के अंदर, जो कि इन्होंने पहले से ही इकट्ठे किए होंगे कोई और प्लान के लिए। तो जब ये चीज़ देखी गई तो उस समय फिर हमारी पुलिस वाले जो थे वो बाहर आए और वहाँ पे धमाका हुआ, जिसमें पहले वाले जो टेररिस्ट का था घर वो उड़ गया। और इसी तरह जो दूसरा टेररिस्ट जिस पे हमें डाउट है, जिसने पार्टिसिपेट किया है, उसके घर पे भी फायरिंग की गई। गोले दाग के उनको उस घर को भी उड़ा दिया गया। सो कहने का मैसेज ये है कि ये एक कंफर्मेशन है कि यहाँ के लोकल जो रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग हैं ये पहले से ही तैयारी की हुई थी। इन्होंने एक्सप्लोसिव भी इकट्ठे किए हुए थे और ये घर में क्यों छुपाते हैं ताकि ज़रूरत के टाइम पे इनको इस्तेमाल कर सकें। एक दूसरा कारण मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाने में काम आता है एक्सप्लोसिव। और जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, मैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस में एक्सपर्ट हूँ और यही चीज़ टेररिस्टों ने की भी है कि ये जब इनकी डेथ भी हो जाती है तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इनकी बॉडी के नीचे रख दिया जाता है ताकि हमारे लोग जब वहाँ पहुँचें उस बॉडी को हाथ लगाने लगें तो उसी समय वो एक्सप्लोड हो जाए और उसके साथ में हमारे भी जो ट्रुप्स है वो। वहीं दूसरी तरफ संदिग्ध आतंकी की बहन ने अपने भाई को मुजाहिद बताया। साथ ही सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने घर के अंदर विस्फोटक रखा। हमारे घर में मेरे भाई एक है वो जेल में है और दूसरा भाई जो है वो मुजाहिदीन है और मेरी 2 बहनें हैं और एक माँ बाप हैं। अंधेरा था, मैंने उसको देखा नहीं, चेहरे से नहीं देखा, लेकिन देखा किसी एक को मैंने फौजी वर्दी पहनकर उसको मैंने देखा था यहाँ पे जाते हुए। फिर जब उसने क्या किया, जब हमने हमारी जो घर की चाबियाँ थी वो हमारे इसके पास थे, मकदम के पास थे, मकदम को लाया गया करीबन 10 के करीब 10-12 के करीब उसको लाया गया। तो उसने क्या किया, उसने उनको चाबियां दी, फिर उन्होंने खुद मतलब एटमी वो कुछ था उन्होंने वो फोड़ा, तो फिर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और अपने अपने राज्यों से पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने जल संसाधन मंत्री CR पाटिल और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की ताकि सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले पर अमल किया जा सके।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को वीडी सावरकर पर टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर टिप्पणी करते हुए उन्हें अंग्रेजों का नौकर बताया था और कहा था कि सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल गांधी की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया। हालांकि कोर्ट ने लखनऊ की कोर्ट में लंबित मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगा दी और भविष्य में इस तरह का कोई भी बयान न देने की नसीहत दी। कोर्ट ने कहा कि अगर फिर से इस तरह का कोई बयान आता है राहुल गांधी की ओर से तो फिर अदालत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजों का सेवक सिर्फ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें वायसराय को लिखे अपने पत्र में योर फेथफुल सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी सज्जन यानी सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था? कोर्ट ने कहा कि वे राजनीतिक दल के नेता हैं, उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से है। वक्फ संशोधन कानून पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में संसद से बिल पास हुआ था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया था, जिसके खिलाफ कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों और नेताओं ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह कानून विधायिका यानी संसद की विधायी शक्ति का वैध और विधि सम्मत प्रयोग है। सरकार ने कहा है कि कानून में किए गए संशोधन व्यापक अध्ययन के बाद लाए गए क्योंकि समय के साथ वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग की खबरें आ रही थी और इसकी आड़ में सरकारी और निजी दोनों तरह की संपत्तियों पर अतिक्रमण किया जा रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर से, जहां इस वक्त नक्सलियों के खिलाफ इस साल का सबसे बड़ा अभियान ऑपरेशन करेगुट्टालू पिछले 3 दिन से जारी है। निशाने पर है नक्सलियों का शीर्ष कमांडर हिडमा और सबसे खतरनाक माने जाने वाली यूनिट PLGA की बटालियन नंबर 1 और उसका कमांडर देवा। माना जा रहा है कि सैकड़ों नक्सलियों को 7000 से अधिक जवानों ने घेर रखा है। इस ऑपरेशन में CRPF की कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर फाइटर्स, DRG, STF और तेलंगाना पुलिस के करीब 7000 से अधिक जवान शामिल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जवानों की संख्या को 20,000 तक बताया गया है। करीब 4 हेलीकॉप्टर, 20 से ज़्यादा ड्रोन भी इस अभियान में शामिल हैं। सैटेलाइट इमेजेस और मैप के लिए इस एनकाउंटर में NTRO से भी मदद ली जा रही है। घने जंगलों से घिरे करेगुट्टालू पहाड़ियों को PLGA की बटालियन 1 का बेस माना जाता है। कुछ दिन पहले नक्सलियों की ओर से प्रेस नोट जारी कर कहा गया था कि वे पहाड़ियों की तरफ न आए, यानी कि ग्रामीण पहाड़ियों की तरफ न आए क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में IED विस्फोटक बिछा दिए गए हैं। यानी कि नक्सलियों को यह अंदाजा हो गया था कि सुरक्षा बलों की ओर से घेराबंदी की जा सकती है। सोर्सेज के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सुरक्षा बलों ने PLGA की बटालियन 1, तेलंगाना स्टेट कमेटी और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों को चारों तरफ से घेर लिया है। अब तक 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और माना जा रहा है कि ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि ये अभियान कई दिन तक चलने की उम्मीद है। इस एपिसोड में इतना ही। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद की हेमंत, आकाश और सर्वेश ने। बने रहिए खबरगांव के साथ।